हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम 10th क्लास की साइंस पढ़ रहे हैं। इसमें मैंने 3 चैप्टर तक सिंगल वीडियो में कंप्लीट करवा दिया है। वैसे मैंने चैप्टर नंबर 11th तक कंप्लीट करवा रखा है, लेकिन वो पार्ट में है। तो आपको अगर पार्ट में अच्छा लगे पढ़ना तो पार्ट में जाके पढ़ सकते हो, और अगर सिंगल वीडियो में पढ़ना हो तो सिंगल वीडियो में भी पढ़ सकते हो। ये नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे? ये नोट्स आपको इंडियन क्लासेस में मिलेंगे। इंडियन क्लासेस को सर्च करना है, उसको सब्सक्राइब करने के बाद आपको ओपन करोगे तो आपको प्लेलिस्ट नज़र आएगी। प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको ये सारी वीडियोस वहाँ पे मिल जाएगी। मैंने सिंपल लैंग्वेज में ये सारे नोट्स बनाए। नोट्स पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि वीडियो को एक बार पूरा देखें। जब आप वीडियो को एक बार पूरा देखते हो तो आपको आधे से ज़्यादा चीज़ें वहीं समझ में आ जाती, और दूसरी बार जब आप लिखते हो तो आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाएगी। आपको दोबारा नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने बहुत ही सिंपल भाषा में नोट्स बनवाए हैं। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 4 है, इस सिंगल वीडियो में कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो हम पूरे चैप्टर को एक सिंगल वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन क्या होता है और उसके जो अपरूप होते हैं, जैसे ग्रेफाइट हो गया, हीरा हो गया, फुलरीन हो गया, ये सारी चीज़ें को आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है, इसीलिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन क्या होता है? कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। इसे C से डिनोट करते हैं। इसकी ज्यामिति चतुष्फल की होती है, यानी कार्बन में 4 कार्बन जुड़े होते हैं, 4 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। इनकी संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। कार्बन की विशेषता, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और इसे C से दर्शाते हैं। कार्बन की ज्यामिति समचतुष्फल की होती है, यानी CH4। तो हम इसकी ज्यामिति बनाएंगे तो H, H, H और H, यानी इसकी जो ज्यामिति होती है वो चतुष्फलकीय आकृति की होती है। ठीक है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है एवं ये अपनी चारों संयोजकता को पूरी करने के लिए यौगिकों के साथ एकल, द्विबंध, त्रिबंध बनाकर अणुओं का निर्माण करता है। जैसे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन में भी रह सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में भी रहता है, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में भी रहता है। ठीक है, तो ये कार्बन अपने भी सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। कार्बन के 3 प्राकृतिक समस्थानिक होते हैं। ठीक है, 6C12, 6C13 और 6C14। इसके कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं। कार्बन में आबंध सहसंयोजी आबंध, मतलब जो कार्बन होता है वो बॉन्ड किस तरीके से बनाता है। आयनिक यौगिकों के अलावा अनेक ऐसे यौगिक भी होते हैं जिनके अणुओं के आयन नहीं होते। हाइड्रोजन जैसे क्लोरीन, इनमें आयन नहीं होते, मतलब ये धनायन या ऋणायन में नहीं टूट सकता। ठीक है, इन सभी अणुओं के प्रत्येक परमाणु ऐसे रासायनिक आबंध द्वारा जुड़े होते हैं जिनकी उत्पत्ति आबंधित परमाणुओं के मध्य या एक से अधिक सहसंयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से होती है। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। अब ये एक सिंगल एटम है ना, तो ये किससे बॉन्ड बनाएगा, है ना? इसके पास तो ना तो धनायन है ना ऋणायन है, मतलब ये एक न्यूट्रल बोल सकते हैं। इसके पास ना तो धनायन है ना ऋणायन है ना इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन आबंध नहीं बना सकता। तो ये क्या करता है, अपने ही दूसरे परमाणु से, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, ये आबंध बनाते हैं। ठीक है, तो हो गए दोनों के आत्म कोश में इलेक्ट्रॉन। देखो, अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोले तो 1s1 होता है, क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, 1s1 होगा। ओके, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है, अतः इनके के कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। हमने क्या बोल रहा है ये, जैसे हमने ये कोश पढ़े थे ना, ये हमारा केंद्रक हो गया। ये जो कोश पढ़े थे हमने, ये K, L, M, आगे NOP,
तो हाइड्रोजन का एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, वो किस में होता है, केवल K में होता है। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन इसमें चक्कर लगाएगा और एक कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जिन्हें हम विपरीत दिशा में रखते हैं। जैसे 1s1, तो इसमें 1s1 एक इलेक्ट्रॉन है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते तो एक विपरीत दिशा में होता है ना। तो हाइड्रोजन के पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है और K कक्ष में ही होता है। इसको एक और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, अतः हाइड्रोजन के 2 परमाणु की साझेदारी करके हाइड्रोजन का अणु H2 बनाता है। यही जो मैंने समझाया था, 2 हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा, ये साझेदारी कर लेंगे। इसको क्या बोला जाता है, सहसंयोजक आबंध बोला जाता है। जब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो जो ये मिलने की प्रक्रिया होती है, इसे हम सहसंयोजक आबंध बोलते हैं। और किसका निर्माण होता है, H2 यानी हाइड्रोजन अणु का निर्माण हो जाता है। ओके, अब आता है क्लोरीन अणु। क्लोरीन अणु के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये किस तरीके से साझेदारी करता है। एक एटम को अपने बातम कोश में 8 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत पड़ती है। जब उसके अगर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं होते हैं तो वो दूसरे एटम से साझेदारी कर लेता है, यानी आबंध बना लेता है कि भाई मेरे 1 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दो। तो क्लोरीन अणु किस तरीके से साझेदारी करता है, क्लोरीन के एक अणु में 2 क्लोरीन परमाणु होते हैं, Cl2 होता है, तो इसके 2 परमाणु होते हैं। जो क्लोरीन परमाणु अपने अष्टक को इलेक्ट्रॉनों के एक युग्म की साझेदारी से पूरा करता है। इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ये Cl2 है तो एक ये Cl माइनस Cl होगा, है ना। तो एक Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके पास भी यही है। तो ये क्या करता है, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन इस Cl का हो गया, ये Cl है, इसका ये इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, ठीक है। तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। अब ये अपना अष्टक पूरा करना चाहता है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या करेगा, भाई आधा तू मेरे को दे दे, मैं भी तेरे को दे दूंगा। तो ये हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, 2, 4, 6 और 8, और इसके भी हो गए ये 1 इलेक्ट्रॉन। तो जो ये बंध बना रहा है, ये सहसंयोजक आबंध होता है, सहसंयोजक आबंध होता है। तो इसी को ही हम सहसंयोजक बंध कहते हैं। और क्लोरीन Cl2 का निर्माण करता है, इससे क्या होगा, Cl2 का निर्माण होगा। ओके, अब आता है ऑक्सीजन का अणु। ऑक्सीजन किस तरीके से, ऑक्सीजन अणु में 2 ऑक्सीजन परमाणु एक दूसरे से आबंध करते समय 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। ऑक्सीजन के पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, इसीलिए ये 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। अष्टक को पूर्ण करते हम द्वि आबंध बनाते हैं, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो द्वि आबंध बनेगा। कैसे बनेगा, ये ऑक्सीजन है, ये O2 है, एक O2 के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 4 और ये 6 है ना। इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ रख दिया, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिया, 6। तो क्या करेगा, इसके 2-2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 और ये 2, इसके भी ये 2 और ये 2 है ना। तो ये 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा, ठीक है। और डबल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनाएगा। तो ये कैसा बनेगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये O2 का निर्माण करेगा। O2 के बीच हमेशा डबल बॉन्ड होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके अपना अष्टक पूर्ण करता है। ओके, अब आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का अणु किस तरीके से निर्माण करता है, नाइट्रोजन अणु में 2 इलेक्ट्रॉन के परमाणुओं के बीच एक त्रिबंध होता है, यानी ये 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। अगर एकल बंध आए यानी सिंगल बंध आए तो 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा,
अगर द्विबंध आए तो वो 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा। अगर त्रिबंध बोला जा रहा है तो वो 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके अपना अष्टक पूर्ण करता है। तो नाइट्रोजन अणु में 3 बंध हैं, इसका मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके अपना अष्टक पूर्ण कर रहा है। ठीक है, अष्टक पूर्ण करना क्यों जरूरी है? जब इनका अष्टक पूरा नहीं होता तो ये अनस्टेबल माने जाते हैं। अगर जब इनका अष्टक पूर्ण हो जाता है तो एक स्टेबल कंपाउंड यानी स्टेबल एटम की फॉर्म में आ जाता है। नाइट्रोजन अणु में 2 नाइट्रोजन के परमाणुओं के बीच एक त्रिबंध होता है, क्योंकि नाइट्रोजन परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 25 होता है। इन्हें अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, इसीलिए ये 3 इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी करता है और ट्रिपल बॉन्ड के रूप में होता है। ओके, अब आता है मीथेन अणु यानी CH4, इसे गोबर गैस भी बोला जाता है। मीथेन कार्बन का एक यौगिक है। ईंधन के रूप में मीथेन का बहुत ही उपयोग होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये एक जहरीले पदार्थों का निर्माण नहीं करती हैं, ये आसानी से जल जाती हैं और वातावरण को प्रदूषित करने से बचाती है, इसीलिए इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। मीथेन का सूत्र CH4 होता है। इनमें संयोजकता कार्बन की 4 होती है। उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति को प्राप्त करने के लिए कार्बन इन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हाइड्रोजन के 4 परमाणु से कर लेता है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। तो इससे अपना अष्टक पूरा करने के लिए 4 की जरूरत होगी। जैसे कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अब इसको अपना अष्टक पूरा करना है तो इसे 4 इलेक्ट्रॉनों की और ज़रूरत होगी। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किससे ले लेता है? हाइड्रोजन से ले लेता है। एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 4 हाइड्रोजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 4 कार्बन के होते हैं और 4 हाइड्रोजन के मिलके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, इसीलिए CH4 हो जाता है। तो कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, इधर कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, इसका कार्बन का, हाइड्रोजन का, कार्बन का और हाइड्रोजन का, ये मिलके अपना अष्टक पूर्ण कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए और ये जो डॉट में है ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और ये कार्बन अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है। 2 परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन से एक युग्म की साझेदारी द्वारा बनने वाले आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। इनके क्या गुण हो सकते हैं? इनका अंतरा आणविक बल कम होता है, एक गलनांक एवं कथनांक भी कम होते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं, मतलब इनमें विद्युत का संचार नहीं होता है। अगला आता है कार्बन के अपरूप, जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ही पूछा जाता है। कार्बन के अपरूप कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। किसी तत्व के वे भिन्न रूप जिनके रासायनिक गुणधर्म एक समान होते हैं जबकि भौतिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं अपरूप कहलाते। मतलब जिनके रासायनिक गुण तो समान होंगे लेकिन भौतिक गुण जिन्हें बाहर से देखने पर वो अलग अलग दिखाई देंगे, लेकिन जो उनकी प्रक्रिया है, क्रिया करने की जो क्वालिटी है यानी जो वो सेम होगी। ओके, फिर आता है हमारा हीरा। हीरा में कार्बन का प्रत्येक परमाणु के 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होकर एक ही दर त्रियामी चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करता है। ठीक है, यह कार्बन का अति शुद्ध रूप है। यह विद्युत का कुचालक होता है। शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब एवं ताप पर उपचारित करके हीरे को संश्लेषित किया जा सकता है। हीरा क्या है? हीरा कार्बन का प्रत्येक परमाणु यानी हीरे में कार्बन के 4 परमाणु होते हैं, है ना। हीरे में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? 4 परमाणु होते हैं जो एक त्रियामी चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करते हैं। यह कार्बन का अति शुद्ध रूप होता है। यह विद्युत का कुचालक होता है। शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब एवं ताप पर उपचारित करके हीरे को संश्लेषित किया जा सकता है। अगला आता है ग्रेफाइट।
ग्रेफाइट काले भूसा रंग का मुलायम पदार्थ होता है। ग्रेफाइट चिकना तथा फिसलनशील पदार्थ होता है। आपने पेंसिल देखी होगी, पेंसिल किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की बनी होती है। यह चमकीला पदार्थ होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। फुलरिन की संरचना फुटबॉल की तरह होती है। अमेरिका के प्रसिद्ध वास्तुकार बकमिंस्टर फुलर के नाम पर इसका नाम फुलरिन रखा गया है। फुलरिन गोल गुंबद के समान लगते हैं। C60 सर्वाधिक स्थायी फुलरिन है, जिसे बकमिंस्टर फुलरिन भी कहा जाता है। अब आता है संतृप्त यौगिक। संतृप्त यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जिनके बीच केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, यानी आसानी से टूट जाते हैं। केवल सिंगल बॉन्ड, जिन कार्बन के बीच या कार्बन नाइट्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है उन्हें संतृप्त यौगिक कहा जाता है। और असंतृप्त यौगिक जिनके बीच त्रिबंध या द्विबंध, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसे हम असंतृप्त यौगिक बोलते हैं। संतृप्त यौगिक की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? कार्बन परमाणु के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं, जैसे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन। असंतृप्त यौगिक द्विबंध अथवा त्रिबंध वाले कार्बन के यौगिक असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। अगला आता है हाइड्रोकार्बन। कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जैसे मीथेन हो गया, एथेन, प्रोपेन। ठीक है। कार्बन कार्बन द्विबंध यौगिक एल्कीन कहलाते हैं और कार्बन कार्बन जो त्रिबंध यौगिक होते हैं वो एल्काइन कहलाते हैं। अगली आती है IUPAC पद्धति। इसका पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन पर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री, अंतर्राष्ट्रीय विशुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन संघ। इस पद्धति के अनुसार सभी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जा सकता है। इस पद्धति के अनुसार कुछ सरल कार्बनिक यौगिक जैसे एल्केन, एल्काइन, एल्कीन का नामकरण निम्नानुसार किया जाता है। ये जो पद्धति होती है ये कंपाउंड का नामकरण के लिए उपयुक्त की जाती है। हाइड्रोकार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर इसका पूर्णलग्न लिखा जाता है। जो आगे का जो नाम होता है उसे पूर्णलग्न बोलते हैं। अणु में उपस्थित बंध के आधार पर उसका जो नामकरण किया जाता है उसे अनुलग्न कहा जाता है। पूर्णलग्न एवं अनुलग्न को जोड़कर हाइड्रोकार्बन का पूरा नाम लिखा जाता है। ठीक है। पूर्णलग्न का निर्धारण किस तरीके से होता है? कार्बन फर्स्ट होगा तो मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑक्ट, नॉन और डेक। 10 तक ये सारे आपको याद करने हैं। ये एल्केन की जो कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा उसे एन बोलेंगे, डबल बॉन्ड होगा उसे इन बोलेंगे और ट्रिपल बॉन्ड होगा उसे आइन बोलेंगे। ठीक है। अब आता है एल्केन का नामकरण। एल्केन का नामकरण किस तरीके से किया जाता है? इस श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है तथा इन्हें संतृप्त यौगिक एवं पैराफिन्स भी कहते हैं। ठीक है। एल्केन को दूसरी भाषा में क्या कहा जाता है? पैराफिन्स कहा जाता है। नामकरण के नियम। सर्वाधिक लंबी श्रृंखला का चयन किया जाता है। सबसे पहले जो सबसे लंबी श्रृंखला होती है उसका चयन किया जाता है। फिर मुख्य श्रृंखला के बाहर रहे समूह को प्रतिस्थापी कहते हैं। फिर उन जो समूह लगे होते हैं उन समूह को, एक लंबी श्रृंखला होती है, सबसे पहले तो जो लंबी श्रृंखला होती है उसका चयन कर लिया जाता है। फिर जो प्रतिस्थापी यानी जो ग्रुप लगे होते हैं उन्हें हम प्रतिस्थापी समूह बोलते हैं। यदि 2 या 2 से अधिक समान लंबाई की सर्वाधिक लंबी श्रृंखलाएं हो तो अधिक प्रतिस्थापी युक्त श्रृंखला का चयन किया जाता है। नाम लिखते समय प्रतिस्थापियों का नाम सबसे पहले लिखा जाता है एवं उनके पूर्णलग्न का प्रयोग करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं। प्रतिस्थापियों का अंकन। प्रतिस्थापियों को कम अंक दिए जाते हैं। यदि 2 प्रतिस्थापियों को समान अंक मिल रहे हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले प्रतिस्थापी समूह का अंक दिया जाता है। नाम लिखते समय अंकों के मध्य कोमा तथा अंक व नाम के मध्य आइफन का प्रयोग किया जाता है। यदि एक से अधिक समान प्रतिस्थापी हो तो उनकी संख्या दर्शाने के लिए नीचे दी गई सारणी। अगर एक से एक प्रतिस्थापी हो तो मोनो, 2 हो तो डाई का यूज कर देंगे, 3 हो तो
ट्राई का यूज करेंगे। 4 हो तो टेट्रा, 5 हो तो पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना और डेका। ये कुछ महत्वपूर्ण यौगिक हैं जैसे मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ये आपको याद करने पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें आपको ही पढ़नी पड़ेगी और याद करनी पड़ेगी। अब आता है एल्किन का नामकरण। एल्किन का नामकरण किस तरीके से करेंगे? इस श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र CnH2n है। इन यौगिकों में कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है, यानी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जो पाया जाता है उसे हम एल्किन बोलते हैं। अतः सर्वाधिक छोटे एल्किन के कम से कम 2 कार्बन उपस्थित होते हैं। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनके बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, कभी भी ये सिंगल बॉन्ड में प्रेजेंट नहीं होंगे। इनका किस तरीके से नामकरण किया जा सकता है? कार्बन की द्विबंध युक्त सबसे लंबी श्रृंखला का चयन किया जाता है, इसे मुख्य श्रृंखला कहा जाता है। मुख्य कार्बन श्रृंखला का अंकन उस दिशा से करते हैं जिस दिशा में द्विबंध को कम अंक मिले। अन्य नियम एल्केन के नामकरण के अनुसार होते हैं, जैसे एथीन 2 कार्बन हो तो एथीन, 3 कार्बन हो तो प्रोपीन, 4 कार्बन हो तो ब्यूटीन, ऐसे इनका नामकरण किया जाता है। अब आता है एल्काइन। एल्काइन यानी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होगा तो उसे हम एल्केन बोलेंगे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होगा तो उसे एल्कीन बोलेंगे, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होगा तो उसे हम एल्काइन बोलेंगे। एल्काइन का नामकरण, इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। इनको भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। इन यौगिकों में कार्बन कार्बन में त्रिबंध पाया जाता है। इस श्रेणी का लघुत्तम सदस्य भी 2 कार्बन का होता है। इस श्रेणी का अनुलग्न आयन होता है एल्काइन। अनुलग्न का मतलब जो पीछे जो शब्द लगता है उसे हम अनुलग्न बोलते हैं। इसका नामकरण किस तरीके से किया जाता है? ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, बहुत ही बड़ा है, तो हम इसे 2 पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आप इतना नहीं पढ़ पाओगे, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा लेंदी है। इसका नामकरण के क्या नियम है? कार्बन की त्रिबंध युक्त सबसे लंबी श्रृंखला का चयन किया जाता है, इसे मुख्य श्रृंखला कहते हैं। मुख्य कार्बन श्रृंखला का अंकन उस दिशा से करते हैं जिस दिशा में त्रिबंध को कम अंक मिले हों। यदि श्रृंखला में एक से अधिक त्रिबंध हो तो क्रमशः ड्राई, ट्राई इत्यादि शब्दों का प्रयोग कर इनकी संख्या को दर्शाने में करते हैं। 2 कार्बनों एथ प्लस आइन एथाइन, इस तरीके से इनका नामकरण किया जाता है। अगला आता है सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है। यानी एक ही प्रकार का समूह अगर कार्बन को प्रतिस्थापित करता है तो उसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति, प्रक्रियात्मक समूह की पद्धति के आधार पर पूर्णलग्न या अनुलग्न के द्वारा संशोधित करके यौगिकों का नाम उनकी कार्बन श्रृंखलाओं पर आधारित होता है। इनका नामकरण किस तरीके से किया जाता है? यौगिकों में कार्बन परमाणु की संख्या ज्ञात करें। प्रक्रियात्मक समूह की उपस्थिति में इसको पूर्णलग्न अथवा अनुलग्न के साथ यौगिकों के नाम में दर्शाया जाता है। प्रक्रियात्मक समूह को निम्न प्रकार समझा जाता है, जैसे हेलोजन। यदि कार्बन श्रृंखला में प्रक्रियात्मक समूह हेलोजन है तो यहाँ पूर्णलग्न क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो इत्यादि लगाते हैं। अगर क्लोरो हो तो क्लोरोमीथेन, ब्रोमो हो तो ब्रोमो ब्यूटेन, मेथ एथ प्रो ब्यूट और ब्रोमो लगता है तो ब्रोमो ब्यूटेन। एल्कोहल, यदि कार्बन श्रृंखला में प्रक्रियात्मक समूह एल्कोहल OH उपस्थित हैं तो यहाँ अनुलग्न OL लगाते हैं, जैसे एथेनॉल, पेंटेनॉल। ओके। एल्डिहाइड, यदि कार्बन श्रृंखला में प्रक्रियात्मक समूह एल्डिहाइड यानी CHO तो उपस्थित हो तो यहाँ अनुलग्न अल लगाते हैं, जैसे एथेनॉल, ब्यूटेनॉल। कीटोन के लिए क्या लगाते हैं? कीटोन के लिए ऑन लगाते हैं, प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक अम्ल लगाते हैं, जैसे मेथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल। द्विआबंधित हाइड्रोकार्बन होते हैं उसके लिए ईन लगाते हैं, जैसे एल्कीन, और त्रिआबंधित होते हैं उसके लिए एल्काइन का प्रयोग करते हैं। दहन
कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण। अब हमने पढ़ लिया कि कौन कौन से प्रक्रियात्मक समूह हैं, उनके लिए क्या लगाया जाता है। तो कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण कौन कौन से हैं? दहन, सबसे पहले आता है दहन। कार्बन तथा अन्य हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ दहन करने पर ऊष्मा प्रकाश एवं कुछ यौगिक बनाते हैं। जैसे कार्बन दहन करने पर CO2 तथा अन्य कार्बन CO2 एवं H2O बनाते हैं। उदाहरण के लिए कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर CO2 एवं ऊष्मा एवं प्रकाश का निर्माण करते हैं। ऑक्सीकरण, दहन करने पर कार्बन यौगिकों को सरलता से ऑक्सीकृत किया जा सकता है। पूर्ण ऑक्सीकरण के अतिरिक्त ऐसी अभिक्रियाएं भी होती हैं जिनमें अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदला जा सकता है। जैसे CH3 CH2OH को क्षारीय KMnO4 प्लस ऊष्मा अम्लीकृत K2 Cr2O7 से कार्बोक्सिलिक एसिड में परिवर्तित किया जा सकता है। ऑक्सीकारक, कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, इन पदार्थों को ऑक्सीकारक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन प्रदान करते हैं ऑक्सीकारक कहलाते हैं। संकलन अभिक्रिया क्या होती है? इस अभिक्रिया में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पैलेडियम अथवा निकेल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित किया जाता है। यानी असंतृप्त यानी डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया संकलन अभिक्रिया कहलाती है। उत्प्रेरक के कारण प्रक्रिया की गति तीव्र हो जाती है, लेकिन यह अभिक्रिया की रासायनिक क्रिया को प्रभावित नहीं करते हैं। जो उत्प्रेरक होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित नहीं करते हैं। उत्प्रेरक के रूप में निकल का उपयोग वनस्पति तेलों को वनस्पति घी में परिवर्तित करने के लिए निकल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। अगली आती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यंत अनअभिकृत होते हैं। सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अति तीव्र अभिक्रिया में क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में संकलन होता है। क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणु का प्रतिस्थापन करती है। इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मीथेन हो गया Cl2, सूर्य का प्रकाश होता है तो ये मिथिल क्लोराइड और HCl का निर्माण करता है। अगला आता है कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक हैं। ओके, कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक जैसे एथेनॉल। एथेनॉल का मुख्य गुणधर्म क्या होता है? एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म, शुद्ध एथेनॉल एक रंगीन द्रव होता है, इसे अल्कोहल भी कहते हैं। ये अच्छा विलायक होता है, इसीलिए इसका उपयोग टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक और आदि औषधियों में किया जाता है। इनके उपयोग पूछे जा सकते हैं। एथेनॉल को किसी भी अनुपात में जल में मिलाया जा सकता है। इनका गलनांक 156 केल्विन जबकि क्वथनांक 351 K होता है। इसके रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं? एथेनॉल वायु में नीली लौ के साथ जलकर CO2 और H2O बनाता है। अगला आता है पोटेशियम परमैंगनेट के साथ अभिक्रिया। पोटेशियम परमैंगनेट एथेनॉल को एथेनोइक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। CH3 CH2OH ये हमारा एथेनॉल हो गया, KMnO4 की उपस्थिति में एथेनोइक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। एथेनोइक अम्ल से क्रिया। एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एथिल एथेनोइक एवं जल प्रदान करते हैं। एल्कोहल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की परस्पर अभिक्रिया के फलस्वरूप जो यौगिक निर्मित होते हैं उन्हें हम एस्टर बोलते हैं, और जो एस्टर बनने की जो प्रक्रिया होती है वो एस्टरीकरण कहलाती है। C2H5OH प्लस CH3COOH सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एथिल एथेनोएट यानी एस्टर का निर्माण करती हैं। सोडियम से क्रिया। अल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। अभिक्रिया के पश्चात सोडियम एथोक्साइड का निर्माण होता है। ये सारी जो समीकरण है वो हमें पढ़नी है। एथेनोइक अम्ल के भौतिक गुण क्या होंगे? एथेनोइक अम्ल को एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है तथा यह कार्बोक्सिलिक अम्ल के समूह से संबंध रखता है। एसिटिक अम्ल में 3 से 4% विलयन को सिरका कहते हैं। शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन होता है।
एथेनोइक अम्ल का जल में विभिन्न अनुपातों में घोला जा सकता है। यह रंगीन तीक्ष्ण गंध वाला होता है। एथेनोइक अम्ल के रासायनिक गुण, इनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म दोनों हमारी बुक में दिए हुए हैं। एस्टरीकरण अभिक्रिया, एथेनोइक अम्ल किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध एथेनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं। CH3COOH प्लस CH3 CH2OH बनाएगा, फिर अम्ल से अभिक्रिया करके एस्टर का निर्माण करेगा। दूसरी आती है क्षारक के साथ अभिक्रिया। खनिज अम्ल की भांति एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH से अभिक्रिया करके सोडियम एथेनोइड बनाता है। तो ये हमारा हो गया सोडियम एथेनोइड। ठीक है, कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट एवं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करके लवण कार्बन ऑक्साइड एवं जल बनाता है। इस अभिक्रिया में उत्पन्न लवण को सोडियम एसीटेट भी कहा जाता है, यानी जो इस प्रक्रिया में जो लास्ट प्रोडक्ट बनेगा वो सोडियम एसीटेट का निर्माण होगा। अब आता है साबुन और अपमार्जक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूछा ही जाएगा। साबुन क्या होता है? साबुन बहुत पुराने अपमार्जक हैं जिन्हें तेल तथा वसा को क्षार द्वारा जल अपघटन करके बनाया जाता है। इस अभिक्रिया में साबुन उच्च वसा अम्लों जैसे स्टीयरिक अम्ल, ओलिक अम्ल तथा पामेटिक अम्लों के साथ सोडियम तथा पोटेशियम लवण तथा ग्लिसरीन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। ये स्टेरीन वसा होगी जो NaOH के साथ मिलकर ग्लिसरॉल बनाते हैं और ग्लिसरॉल मिलकर साबुन का निर्माण करता है। साबुन कोलाइड अवस्था में रहता है। सोडियम तथा पोटेशियम लवण जल में विलय होने के कारण इनका उपयोग स्वच्छीकारक क्रिया में किया जाता है। मतलब साबुन के अंदर एक तो सोडियम होता है और एक पोटेशियम के लवण होते हैं। सोडियम साबुन की तुलना में पोटेशियम साबुन त्वचा के लिए कोमल होते हैं तथा जल में अधिक विलय होते हैं। इसी कारण शेविंग क्रीम, शैम्पू तथा नहाने का साबुन बनाने में पोटेशियम लवणों का उपयोग किया जाता है। अपमार्जक क्या होते हैं? अपमार्जक वे शोधन अभिकर्मक होते हैं जिनमें साबुन के सभी गुण होते हैं परंतु जो वास्तव में साबुन नहीं होते हैं। ये मृदु तथा कठोर दोनों प्रकार के जल में प्रयुक्त किए जाते हैं, जबकि साबुन होता है वो कठोर जल में झाग नहीं देता है। अपमार्जक होता है जो कठोर और सॉफ्ट दोनों जल में झाग देता है। यह बर्फीले जल में भी झाग देते। इन्हें साबुन विहीन साबुन भी कहा जाता है। यानी अगर ऐसे भी पूछा है कि साबुन विहीन साबुन किसे कहा जाता है तो उसे हम अपमार्जक कहते हैं। ये ठोस, द्रव, पाउडर आदि सभी रूपों में पाए जा सकते हैं। अगला आता है मिसेल। साबुन जैसे सोडियम स्टेरॉइड में मिसेल का बनना इस प्रकार है। सर्वप्रथम सोडियम स्टेरॉइड अणुओं का जल में आयनन होता है, यानी वो जल में धनायन और ऋणायन के फॉर्म में टूट जाते। ये अपना ऋणायन हो गया, ये हमारा धनवायन हो गया। आयनन से प्राप्त ऋणायनों को हम निम्न प्रकार लिखते हैं। ऐसे लिख दिया CH3C+OO-। इसका ये ध्रुवीय भाग यानी जल स्नेही भाग होगा और ये हाइड्रोकार्बन भाग यानी जल विरोधी भाग होगा। C17H35 को हम जल विरोधी यानी पूंछ बोलते हैं और ये हमारा सिरा होगा। यहाँ हाइड्रोकार्बन भाग अर्थात C17H35 इस कण की पूंछ तथा ध्रुवीय भाग C+O- सिर कहलाता है। इस प्रकार अणुओं का द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी भाग परस्पर जुड़कर एक व्यवस्थित रूप से इकट्ठे होकर मिसेल का निर्माण करते हैं। ये इसी तरीके से जल स्नेही जो भाग होगा वो कपड़े की साइड होगा और जो जल विरोधी भाग होगा वो दूसरी साइड होगा। साबुनों की शोधन क्रिया। मिसेल में एक जल विरोधी हाइड्रोजन का केंद्रीय कोड होता है। साबुन के द्वारा शोधन क्रिया में साबुन के अणु तेल की बूंदों के चारों ओर इस प्रकार मिसेल बनाते हैं कि स्टेरॉइड आयन का जल विरोधी भाग बूंदों के अंदर होता है और जलरागी भाग चिकनाई की बूंदों के बाहर कांटों की तरह निकला रहता है। अतः स्टेरॉइड आयनों से गिरी हुई तेल की बूंदें जल में खिंच जाती है और गंदगी सतह से
हट जाती हैं। इस प्रकार साबुन तेलों एवं वसाओं का पायस्त्रीकरण करके धुलाई सहायता करता है। यानी जो स्टेरॉइड होते हैं, जो चिकना जलरैकी भाग होता है वो तो बाहर की तरफ होता है और जो जल विरोधी भाग होता है वो अंदर की तरफ होता है। ठीक है। मिसेल के रूप में साबुन स्वच्छ करने में सक्षम होते हैं क्योंकि तेलीय मिसेल के केंद्र में एकत्र हो जाता है। मिसेल विलयन में कोलाइड के रूप में बने रहते हैं तथा आयन विकर्षण के कारण ये अविक्षेपित नहीं होते। इस प्रकार मिसेल में तैरते मेल को आसानी से हटाया जा सकता है। साबुन के मिसेल प्रकाश को प्रकटित कर सकते हैं। यही कारण है कि साबुन का गोल बादल जैसा दिखता है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। पूरा 4th चैप्टर कंप्लीट है। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो एक बार पूरी वीडियो को देखना है, फिर नोट्स बनाना है। आपको नोट्स 100% अच्छे लगेंगे। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना और कमेंट करना है। जय हिंद।